हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो सीटेट है वो आपका अगला एग्ज़ाम जुलाई में करवाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग इंतज़ार मत करिए, आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आपको अच्छे नंबर्स लाना है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर टॉपिक को आप तक अच्छे से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग अपनी क्लास 6 के जो तीसरा हिस्सा है, जैसे हमने इतिहास भूगोल, आज हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है विविधता की समझ। मैं बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं उसको ऐसे अंडरलाइन करता जाऊंगा, सर्कल करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। आपको अपनी शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखिए, आप बेहतर तभी एग्ज़ाम में कर सकते हैं जब आपके पास अपनी खुद की नोट्स होगी। जब आपके पास अपनी नोट्स नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं दे सकता जो हूबहू एग्ज़ाम में है। इसलिए अपनी नोट्स बनाइए और उसको शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करने का प्रयास करिए। चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, और विविधता की समझ में हम लोग जानते हैं। विविधता की समझ को इसी इमेज से अगर मैं समझाऊं, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, लेकिन देखिए तीनों लड़कियों में कितना डिफरेंसेस आपको दिख रहा है। देखने में विविधता है ना, रंग, रूप, आकार, इनके हेयर ड्रेसेस, इनके जो बाल है उसकी स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल ना, इनके कपड़ों की स्टाइल, इन सब में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं विविधता क्या होती है, विविधता हर जगह व्याप्त है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका परिवार। अपने परिवार को आप उठा लीजिए, आपको अपने परिवार में ही विविधता को देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके माँ बाप एक जैसे होंगे, आप जितने भाई बहन हैं एक जैसे दिखने में हैं, एक जैसे पढ़ने में हैं। कोई कमज़ोर होगा, कोई तेज़ होगा, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, कोई खेलना ज़्यादा, क्रिकेट में उसका ध्यान लगता होगा। अर्थात विविधता हमारे हर जगह है, विविधता हमारे हर जगह है। अपने घर से लेकर आस पास पड़ोस तक हमको हर जगह क्या मिलती है, विविधता। आपकी उम्र के 3 बच्चे जो है ऊपर दिखाए गए हैं, और यहाँ पे आपको अपना चित्र चिपकाना एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। और आपका चित्र इनसे कैसे भिन्न है आपको बताना है। चलिए, उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भिन्नता होती है। अर्थात हमारे खान पान, रंग, रूप में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। चलिए, यहाँ पे आपको अध्यापक की सहायता लेने के लिए कहा गया है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये दोस्ती करने का एक टॉपिक है, ठीक है। 2 बच्चों की कहानी है। इस कहानी को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। समीर 1 और समीर 2 की ये कहानी है। दोनों, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, दोनों की कहानी लगभग मिलती जुलती है, ठीक है। एक इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, वो अखबार बेचता है, फुटपाथ पे मिलता है। ये सब प्रकार की कहानियां हैं जो आपसे कहानियां नहीं पूछी जाती है, ठीक है। जहाँ समीर एक को अच्छी हिंदी आती है, वहीं दूसरे को संस्कृत आती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, यहाँ से विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। यहाँ से आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही अपने आप जो है दोस्त और सहेलियाँ बहुत सारे होंगे, और उनके घर में अलग तरह के आपने खाना भी देखा होगा, खाया भी होगा, और अलग अलग त्यौहार पर वो अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनते हैं। उनकी भाषा भी अलग होती है, ठीक है। अब आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियाँ आदि पसंद होंगी। संभवतः आपको खुद कहानी बनाना भी क्या होगा, पसंद होगा, ठीक है। एक अच्छी कहानी पढ़ने के लिए हमेशा खुशी मिलती है जब आप अच्छी कहानी पढ़ते हैं। आपको पढ़कर उससे और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। लोग कहानियाँ लिखते हैं, विभिन्न स्रोतों, किताबी, वास्तविक जीवन और कल्पना से वो क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखें। कुछ लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत को पढ़ा है, उनके बारे में कुछ न कुछ लिखा है, ठीक है। इन सब को देखते हुए मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी भारत की विविधता, और यहीं से हमारा सब कहानी शुरू हो जाएगी। चलिए,
भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जो है वो भारत में रहते हैं। चलिए, भिन्न भिन्न धर्मों का क्या करते हैं, हम पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें, आइए देखते हैं विविधता को कैसे समझें। करीब 200-250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे जहाज, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जाते थे या पैदल। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए या नई जमीन की तलाश या व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलने देते। इस तरह उनकी जो भाषा है, भोजन है, संगीत है, धर्म है आदि में नए और पुराने का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। उनकी संस्कृति नई और पुरानी संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता है। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति देखने को हमें मिलती है। चलिए, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि विभिन्न संस्कृतियां प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार में योगदान दिया है। इस तरह कई अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। चलिए, ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसे ही विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों को कपड़े और खान पान की आदत में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसीलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। इन चीज़ों के बारे में वे बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए इस विविधता को समझेंगे। और आपको मैं बता दूं, अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भैया, और यहाँ से शुरू होता है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक एक लाइन रट करके आप यहाँ से जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। पहली लाइन यही इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। इलाका हर वर्ष बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए वे गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि पीने के पानी के लिए किस पर निर्भर रहते, पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन किससे मिलता है? बकरी से मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो कश्मीर है वहाँ पश्मीना शालें क्या होती हैं? बुनाई होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, ठीक है, चीज़, ये मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, ठीक है। चलिए, रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, जानते रहिएगा। जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब अच्छी खासी संख्या में मुसलमान यहाँ रहते हैं।
लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही सुंदर मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, उसका स्थानीय रूप जो है मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये आपको जो इमेज दिखाया गया है ये है पश्मीना शाल की बुनाई, ऐसे ही इसकी बुनाई की जाती है। चलिए बात करते हैं केरल की। दोनों जगहों की विविधता का वर्णन भी करवाया जाएगा। केरल कहाँ है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ क्षेत्रीय व्यापारियों के लिए बहुत जो है ये आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। नोट कर लीजिएगा, जम करके यहाँ से क्वेश्चन बना है। सबसे पहले केरल कौन से व्यापारी आए थे? अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। लोग कहते हैं भारत को नहीं जाना, एनसीईआरटी क्या कहती है? पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध शामिल है। चीनी व्यापारी हैं वो भी केरल है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीन वाला या चीना वाला भी कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन बनाते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केरल की जो जलवायु है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो वो चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, याद रखिएगा। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है ओणम, जो विशेष आकर्षक है। इसमें नाव प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? नाव प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी कहते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती के लिए संभव है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। चलिए आगे देखते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। जैसे अगर आप अभी दिल्ली में हैं और आपको दिल्ली से कह दिया जाए आप जॉब कर रहे हैं, भैया आपको जाना है नागालैंड ड्यूटी करना है, तो अब आपको या तो ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा, और यदि आपकी ड्यूटी नागालैंड लगती है तो आपको धीरे धीरे नागालैंड की तरह अपने आप को थोड़ा बहुत ढाल लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ क्या करते रहते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। विविधता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वो भारत के लोगों में फूट डाल सकते क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और उस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो एक थे। याद रखिएगा, ये कविता दी गई है, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है जो सबको आकर्षित कर लेता है, सबका मन मोह लेता है।
ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू, इसके लिए कितनी आंखें तरस गई, कितने लोग बलिदान हो गए, कितने शहीद हो गए। यह जो गीत था ऊपर अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जाने गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी को जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, याद रखिएगा इसकी किताब क्या है। ये किताब भैया सीटेट में कई दफ़ा पूछी गई है। किताब जो है भारत की खोज, याद रख लीजिएगा। भारत की खोज किताब को कई दफ़ा पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो दो चीज़ें यहाँ आपको अंडरलाइन करना है प्यारे साथियों, भारत की खोज वाली किताब और अनेकता में एकता का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कई बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की एकता की एक अभिव्यक्ति है राष्ट्रगान। किस तरह से एकता का वर्णन है, अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। प्यारे साथियों, इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने अपने आप से जितना बन सकता था उतना प्रयास किया प्यारे साथियों। जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक एक चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास किए। इसमें कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या लगे तो आप प्यारे साथियों हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जिस भी टॉपिक में लगता है कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आया, आप लोग उसको कमेंट करिएगा। उस टॉपिक को मैं और अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। हर उस गरीब भाई का सहयोग करिएगा जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। काम इतना करना है, चैनल से जुड़ना है और टेलीग्राम पे निःशुल्क नोट्स आपको दी जाएगी। प्यारे साथियों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। बस आपको मेहनत करके पढ़ना है ताकि हर भाई बहन ये जो पास होने का एग्ज़ाम है सीटेट, इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।